ऐसे अगर किसी का मान लो कि मोल फ्रैक्शन कितना है 54.7/2। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम यहाँ पे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराए थे और मैंने कहा था कि आज हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहले कुछ 2-3 क्वेश्चंस वैसे देख लेते हैं और फिर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे। पर मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस दिए थे, तो उसका आंसर एक बार चेक कर लो। ये इसका आंसर है। तो पहले वाले का क्या आंसर होगा? दूसरा मतलब 60 आएगा और दूसरे वाले का क्या आएगा? 90 ग्राम आएगा। तो सबने आई होप ये कर लिया होगा। तो जिसने नहीं किया एक बार देख लो जरा, पहले वाले का देख लो जरा सॉल्यूशन। पहले वाले का सॉल्यूशन देखो जरा, क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। एक गैसियस मिक्सचर है जिसके अंदर 70% नाइट्रोजन गैस है एंड 30% एक अननोन गैस है। ठीक है, बाय वॉल्यूम दे रखा है। बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना। बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो अगर आपका 100 है तो 100 में आपका नाइट्रोजन कितना है? 70 प्रेजेंट है। जबकि अननोन गैस कितना प्रेजेंट है? 30 प्रेजेंट है। आप समझ रहे हो? तो ये जो बाई वॉल्यूम होता है ये आपका क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है। तो नाइट्रोजन गैस का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है? ये 0.7 है। और आपका अननोन गैस कितना प्रेजेंट है? 0.3 है। समझ रहे हो? क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन जो है, किसी का भी फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। आप दोनों के फ्रैक्शन का सम करोगे तो वो 1 आता है। तो 0.7 प्लस 0.3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसे अगर किसी का मान लो कि मोल फ्रैक्शन आपका 0.2 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 1 माइनस करके आप वो निकाल सकते हो। कितना आएगा? 0.8 है। तो फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर मिक्सचर के अंदर आपके 2 ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो दोनों के फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा। अगर 3 है तो तीनों के फ्रैक्शन का सम आपका 1 होगा। समझ रहे हो? तो ये है। अब आपको क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका? अननोन गैस का निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन में एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ऑफ द गैसियस मिक्सचर, तो हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू इसका मोलर मास प्लस अननोन गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू अननोन गैस का मोलर मास। ठीक है। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ना? एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे रखा है? 37.60 दे रखा है। तो वैल्यू पुट कर दो, 37.6 इज इक्वल टू नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.7। 0.7 और इसका मोलर मास कितना होता है? 28 इंटू 28 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.3। 0.3 और इसका मोलर मास तो हमें निकालना ही है। ठीक है। आप यहां से इसको सॉल्व कर लो। आपका मोलर मास आ जाएगा और ये कितना आएगा? 60 ग्राम आएगा। तो अननोन गैस का मोलर मास कितना आएगा? 60 ग्राम आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब जरा दूसरा क्वेश्चन देख लो एक बार। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एक गिवन मिक्सचर कंसिस्ट ओनली ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एक्स एंड प्योर सब्सटेंसेस वाई। मतलब आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपके एक्स और वाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। तो आपको मिक्सचर का देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? टोटल मास दे रखा है। द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर दे रखा है एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको भी दे रखे हैं। तो फिर आप उस मिक्सचर का मोलर मास निकाल सकते हो। निकाल लो मोलर मास। एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं? टोटल मास कितना है? 3.72 ये आपको दे रखा है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.06 है। आप इसे सॉल्व करो जरा एक बार, कितना आएगा ये सॉल्व करने पे? 3.72 डिवाइडेड बाय 0.06 है। ये कितना आ गया? 62 आ गया। समझ रहे हो? तो इस मिक्सचर का जो मोलर मास है वो कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। अब देखो आगे क्या कहता है। क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर 2 सब्सटेंसेस हैं, एक्स सब्सटेंस है और एक वाई सब्सटेंस है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ मोल, कहाँ गया ये? यहाँ तक हो गया। आगे क्या कहता है? इफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाई, आपको वाई का 1 मोल का मास दे रखा है और हमें मालूम है कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास लिखते हैं तो वो क्या होता है? उसका मोलर मास होता है। तो वाई का आपको मोलर मास दे रखा है, क्योंकि ये 1 मोल का मास है तो ये वाई का मोलर मास हो गया 48 है। एंड देयर इज 0.02 मोल्स ऑफ एक्स इन द मिक्सचर। ठीक है ना? आपके एक्स में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 0.02 मोल्स हैं। जबकि टोटल मोल्स कितने मिक्सचर में? 0.06 हैं। तो देखो,
एक्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कितने हैं आपके 0.02 है, और टोटल मोल्स कितने हैं मेरे पास, टोटल मोल्स जो हैं वो 0.06 हैं। टोटल मोल्स मेरे कितने हैं 0.06 हैं, 0.06 है। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा। सिंपल है, टोटल मोल्स में से एक्स के माइनस कर दो, तो आपको वाई के मोल्स पता चल जाएंगे कि मिक्सचर में कितने हैं। तो उस मिक्सचर के अंदर वाई के कितने मोल्स है 0.04 है। ठीक है, तो इसके मोल्स हैं, और वाई का मोलर मास भी दे रखा है, 1 मोल का मास है तो इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, एक्स के मोल्स मुझे पता है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या निकालना है, देन व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स है। अब एक्स के 1 मोल का मास पूछ रहा है, मतलब एक्स का मोलर मास पूछ रहा है वो, तो लगाओ फॉर्मूला फिर से। तो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू N1 इंटू मोलर मास इंटू और प्लस N2 इंटू M2 अपॉन में N1 प्लस में N2। अब मिक्सचर का मोलर मास, तो जो मिक्सचर का जो एवरेज मास है वो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो ये आ जाएगा 62। नंबर ऑफ मोल्स तो पहले के एक्स वाले के देखो जरा, एक्स वाले के मोल्स कितने 0.02, और इसका मोलर मास हमें निकालना ही है, प्लस N2 वाई के मोल्स कितने हैं 0.04, और इसका मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कितना है 48 है, अपॉन में टोटल मोल्स है 0.06 है। ठीक है, तो फिर आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है 90 ग्राम। अब क्वेश्चन में आ गया, चलो तो ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। देखो आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2-3 अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, एक अलॉय है, इसका आयरन का, निकल का, मैग्नीज का। ठीक है, और तीनों का परसेंटेज दे रखा है कि इस अलॉय के अंदर आयरन इतने परसेंटेज में प्रेजेंट है, निकल इतना है, मैग्नीज इतना है, और इस अलॉय की हमें डेंसिटी दे रखी है 8.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी आयरन आइटम्स आर प्रेजेंट इन ए ब्लॉक ऑफ द अलॉय। मेजरिंग आपको ये दे रखा है, मतलब आपको जो अलॉय का जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द अलॉय ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो 10 इंटू 20 इंटू 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 2, तो ये 30 हो गया। ठीक है, 30 है, और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 3000 हो जाएगा। यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी गिवन है कितना है 8.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में रखूंगा तो मास मेरा आ जाएगा ग्राम में, तो मास ऑफ द ब्लॉक निकाल लो, मास ऑफ द ब्लॉक। ये किसका ब्लॉक है, अलॉय का, अलॉय का एक ब्लॉक है जिसके अंदर कंपोजिशन आपको दे रखा है, तो हमने ब्लॉक का मास निकाल लेते हैं। तो मास का ब्लॉक कैसे निकालोगे, तो डेंसिटी 8.17 इंटू 3000, ठीक है ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ जाएगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 8.17 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा कितना 24.51 इंटू 10 की पावर 3, इतने ग्राम आ रहा है। ठीक है, इतने ग्राम आ रहा है, इतने ग्राम। आप चाहो तो डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद रख सकते हो, तो डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो तो एक और आपका पावर बढ़ जाएगा। मतलब जब भी डेसिमल पॉइंट आपका इधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो पॉजिटिव में बढ़ता है, जब उधर शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड की तरफ तो नेगेटिव में बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.451, 2.451 इंटू 10 की पावर 4। तो ब्लॉक का मास क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जना, अगर
अलॉय ब्लॉक जो है उसका मास 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम के अंदर आयरन कितना होगा? 54.7 होगा। ठीक है ना? कितना होगा? 54.7 ग्राम। आगे कर लेते हैं जरा एक बार। देखो इधर, तो 100 ग्राम में आपका आयरन कितना है? 54.7 ग्राम है। तो 1 ग्राम में निकाल लो कितना होगा? 54.7 अपॉन में 100 है। क्या आ जाएगा? अब ब्लॉक का मास कितना है? 2.451 इंटू 10 की पावर 4। इसमें बताओ कितना हो जाएगा? निकाल लो इसे। तो 54.7 अपॉन में 100 इंटू 2.451 इंटू 10 की पावर 4। दो जीरो से दो जीरो काट दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो जरा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 54.7 इंटू 2.451। ये कितना आ गया? 134.069। ठीक है, और दो जीरो बच गई हैं। कितना ग्राम हो जाएगा? मतलब जब ब्लॉक का मास इतना है तो आयरन का मास कितना होगा? इतना होगा। अब हमें बताना है कि इतने मास में आयरन के कितने एटम्स होंगे। इतने मास में आयरन के कितने एटम्स होंगे? तो देखो, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है 56 ग्राम होता है। कितना? 56 ग्राम। और उसमें कितने एटम्स होते हैं? उसके एन एटम्स होते हैं। तो 1 ग्राम में बताओ कितने एटम्स हो जाएंगे? एन अपॉन में 56 है। ये आ जाएगा। अब इतने ग्राम में निकाल लो। तो एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 56 मल्टीप्लाई कर दो। तो 134.06 इंटू 10 की पावर 2। अब जरा इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे ये आपका पहला ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इंटू 6 से डिवाइडेड बाय 56 से। तो ये आ जाएगा मेरा कितना? ये आ रहा है 14.3646 है। और आपका ये पावर कितना हो गया? 10 की पावर 25 है। 25 आ रहा है। डेसिमल इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1.436 इंटू 10 की पावर 26। इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे आयरन के। ठीक है ना? इसमें इतने मास ऑफ द ब्लॉक में। देख लो यहाँ पे कौन सा आंसर है। यही है, पहला आंसर ही है। समझ गए? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लो फटाफट। कर लो नोट। हो गया सबका? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी देखो। ये वायरस का क्वेश्चन है। प्लांट वायरस है के? प्लांट वायरस है जो कि सिलेंड्रिकल पार्टिकल है। मतलब उसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। ठीक है, उस सिलेंडर का डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। रेडियस है, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। तो 150 अपॉन में 2 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में ले आते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो और कम हो जाएंगे। 10 की पावर -8 है। तो ये कितना हो गया? 75 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा आपका। तो जो वायरस है, प्लांट वायरस, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। उसका रेडियस आपका ये है। और आपको इसकी लेंथ भी दे रखी है। लेंथ, लेंथ मतलब हाइट है। ठीक है, कितना है? 5000 है। 5000 एंगस्ट्रॉम। तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 10 की पावर -8 अब 3 जीरो कम कर दो इसमें से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर है। क्या आ गया? ठीक है, तो हमें रेडियस पता है, लेंथ पता है, तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हमें पता है, फॉर्मूला सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² H होता है। यही होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² H होता है। 88312.5 है इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 16 और ये -21 ये आ रहा है। डेसिमल इधर शिफ्ट करता हूँ। 4 8.83125। 4 मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया। तो 4 इसमें से क्या करो? कम कर दो।
क्योंकि पॉजिटिव में बढ़ेगा ना तो 4 कम करोगे, 4 कम करूँगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 17 और ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, ठीक है ना? सेंटीमीटर क्यूब, हाइट हमने नहीं रखी थी। अब आ जाओ यहाँ पे, तो आपको ठीक है ना 0.75 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 0.75 है। इतने वॉल्यूम का मास बताओ कितना आ जाएगा? तो 8.83125 इंटू 10 की पावर -17 अपॉन में 0.75 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। ये 8.83125 है डिवाइडेड बाय 0.75 है। तो ये अब कितना आ गया? ये 11.775 है इंटू 10 की पावर -17। डेसिमल इधर शिफ्ट करूंगा तो एक और कम हो जाएगा 1.1775 इंटू 10 की पावर -60। ठीक है, इतने ग्राम होगा। तो ये जो वायरस है वो एक सिंगल पार्टिकल है। ठीक है, अब मुझे इसका मोलिकुलर वेट मतलब मोलर मास निकालना है। तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास 1.1775 इंटू 10 की पावर -16, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा। 1.1775 इंटू 6.022, तो अब कितना आ गया? ये 7.09 इंटू 10 की पावर 23 में से 16 माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। समझा की बात है? तो हाइट हमारे वहां पे रह गई थी, ठीक है ना? चैट पे बोल भी दिया करो हाइट रह गई थी, ठीक है? दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ गई है। समझ गए? तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो फटाफट। करो नोट। हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी अच्छा है। ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पहले, ठीक है ना, क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन गई थी वो। तो ये वाला क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, अब इस वाली वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे कहता है द डेंसिटी ऑफ ए डीएनए सैंपल इज 1.1 ग्राम पर एमएल। मतलब एक डीएनए सैंपल है जिसकी डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड इट्स मोलर मास डिटरमाइंड बाय द क्रायोस्कोपिक मेथड वाज फाउंड टू बी। मोलर मास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डेंसिटी है। डेंसिटी डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम पर एमएल है। ठीक है, और इसका मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास है, अब मोलर मास तो हमेशा एक मोल का ही मास होता है। तो वो इस मोलर मास के कोरस्पॉन्डिंग क्या करो, इसका वॉल्यूम निकाल दो। इस मोलर मास के कोरस्पॉन्डिंग डेंसिटी का यूज करके उसका वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास 6 इंटू 10 की पावर 8 ग्राम में रखना है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और ये किस में आएगा? एमएल में आएगा। अब इसे सॉल्व करो, तो 6 डिवाइडेड बाय 1.1, ये कितना आ गया मेरा? 5.45 इंटू 10 की पावर 8 ml, ये आ रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इस मोलर मास के कोरस्पॉन्डिंग डेंसिटी का यूज करके हमने इसका वॉल्यूम निकाला इस मोलर मास के कोरस्पॉन्डिंग। और मोलर मास हमेशा एक मोल का मास होता है, मतलब एवोगैड्रो का मास होता है, एवोगैड्रो नंबर का। कहता है कि एक मॉलिक्यूल, एक डीएनए का मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इस मोलर मास में, इस मोलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके? इस डीएनए इस डीएनए के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस मास के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम है, तो आप कह सकते हो कि ये जो एन मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं। ठीक है ना? तो बताओ कि एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते भाई। तो एन मॉलिक्यूल्स कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 5.45 इंटू 10 की पावर 8 ml, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एक का बता दो जरा। तो 5.45 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई एन ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, तो 6 इंटू 10 की पावर 23। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो डिवाइडेड बाय
6 है। तो ये आ जाएगा मेरा कितना 0.909 है। और 10 की पावर कितना हो जाएगा, नीचे देखो 23 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ऊपर जाएगा तो -15, तो 10 की पावर -15 है। ये आ गया। डेसिमल इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 9.09 इंटू 10 की पावर -16 है। ये आ रहा है आपका। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये ml में वैल्यू आएगी, ml में। नोट कर लो फटाफट। कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ, अब ये आपके मोल कंसेप्ट के ऊपर है, ये आपके लिए है। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं तीनों में से एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तीनों में से एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो इधर, इसमें से कौन सा करना है बताओ। पहले वाले पार्ट में क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो देखो मैंने आपको तीनों के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स निकालना बता दिया है। मास के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्योंकि क्वेश्चन में उसने एवोगाड्रो नंबर की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप फिर पूरी वैल्यू यूज करोगे, पूरी वैल्यू। और यहीं पे क्या हो जाएगा, ये वाला गिवन वॉल्यूम 1.12 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। और वो एसटीपी पे कितना होता है, 22.4 लीटर्स ये होता है। याद रखना है, ये 22.4 लीटर्स है। ये आप तभी यूज करोगे जब आपको क्वेश्चन में एसटीपी दे रखा होगा। और इसमें भी मैंने आपको दो वैल्यूज बताई हैं। अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो 22.4 लीटर्स, लेकिन अगर प्रेशर 1 बार है तो फिर 22.7 लीटर्स है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। अगले वाले में देखो क्या करना है, मास निकालना है। तो मास मोल से कैसे निकालोगे, यही फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ से आपका मास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को ये दे रखे हैं और मोलर मास यहाँ से निकाल लो आप। अब यहाँ पे देखो जरा, मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल लो, तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो फिर आप पहले वाले फॉर्मूले में रख के वहां से वेट निकाल सकते हो। ऐसे सेम यहाँ पर है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर पहले वाले फॉर्मूले में फिर रख के उसे वहां से उसका वेट निकाल लेना। इस तरीके से तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना इसे। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन हैं, कोई वो नहीं है। तो मुश्किल थे वो सारे मैंने करा दिए आपको। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखो जरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज मतलब शुगर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, और इसका मोलर मास कितना होता है, 342 ग्राम होता है। कितना, 342 ग्राम। तो आपको इसका मास गिवन दे रखा है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो 3.42 डिवाइडेड बाय 342। ठीक है ना, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.01। ये इसके मोल्स हैं। समझ आ गई बात है, कितने मोल्स है, 0.01। अब यहाँ पर देखो जरा, इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने, 12, हाइड्रोजन कितने, 22, ऑक्सीजन कितने, 11। लेकिन हम केमिस्ट्री में ये तो कभी डील ही नहीं करते, हम केमिस्ट्री में हमेशा मोल में डील करते हैं। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल का एक मोल ले रहे हो, अगर आप इस मॉलिक्यूल का एक मोल ले रहे हो, मतलब इसके एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हो, तो फिर इसके एक मोल में कार्बन कितने होंगे, 12 मोल्स एटम्स होंगे। 12 मोल्स एटम्स होंगे एक मोल में, इसके एक मोल में 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो इतने मोल में बताओ, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो बस, तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो 12 इंटू 0.01। एटम निकालने हैं तो Na से। ठीक है ना, इतने कार्बन एटम्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत? देखो सिंपल है, एक मोल के अंदर कार्बन कितने, 12 मोल्स हैं, 12 मोल्स, 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, मतलब 12 इंटू Na, इतने हैं। ठीक है, तो 0.01 मोल्स ऑफ
सुक्रोज में बताओ कितने होंगे, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हाइड्रोजन कितने होंगे, 22 इंटू 0.01 इंटू एन ए, ये आपके हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 11 इंटू 0.01 इंटू एन ए, ये आपके ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। सुना की बात है। चलो कैलकुलेट कर लेना खुद ही, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है ना, एक मोल में ये 12 मोल्स हैं। ठीक है, एक मोल में 12 मोल्स, और इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, 0.01, तो फिर 0.01 मोल में कितने होंगे, 12 इंटू 0.01 मोल्स ऑफ कार्बन आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो, एक एक मोल में कितने आइटम्स होंगे उसके, एन, तो इतने मोल्स में बता दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट निकालना है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है एज आर प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में जितने ऑक्सीजन आइटम्स होंगे, उतने ऑक्सीजन आइटम्स अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हैं तो उसका वेट बताओ कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले देखो कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन के आइटम्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है 44, तो इसे काटोगे तो 2, मतलब 0.5 आधे मोल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर एक मोल लेता हूं तो एक मोल में कार्बन कितना होगा, एक मोल कार्बन एटम्स होंगे, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, एक मोल में, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इतने मोल्स में बताओ कितने मोल्स हो जाएंगे, तो 2 इंटू 0.5 है इंटू एन ए, इतने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, इतने क्या होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स। समझ गए, इससे काटोगे 10 हो गया, ठीक है ना, 2 काट दो, तो कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, एन एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, एन एटम्स हैं। एन एटम्स होने का मतलब क्या हो गया, एक मोल, क्या हो गया, एक मोल। समझ गए, एक मोल, कोई दिक्कत किसी को इसमें, एक मोल मतलब 16 ग्राम, यहाँ पे 16 ग्राम। ठीक है ना, क्या है, 16 ग्राम, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम, तो यहाँ पे एन ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, एक मोल है, एक मोल, और इसका एक मोल का मास इसका मोलर मास है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब 16 ग्राम, ऐसे। अब जितने ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ पे आए हैं, उतने ऑक्सीजन आइटम्स अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक मोल है, तो इसमें भी अगर एक मोल है, तो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना होगा। तो भाई एक मोल के कोरस्पॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट निकाल लो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये होता है। अब देखो, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मोल लोगे, तो उसके एक मोल में कार्बन कितने, एक मोल कार्बन एटम्स, और ऑक्सीजन कितने होंगे, एक मोल ऑक्सीजन एटम्स, तो एक मोल ये रहा, और इतने ही आपके यहाँ पर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका वेट बताओ, तो मोलर मास होगा इसका वेट, तो ये 12 इंटू, और सॉरी 12 प्लस में 16, कितना आ जाएगा, 28 ग्राम। बात समझ आ रही है, क्योंकि इसके एक मोल में ऑक्सीजन कितने, एक मोल, और यहाँ पे भी एक मोल है, तो सेम हो गया ये तो अपने आप ही। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका वेट निकालो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या वेट होगा, एक मोल ही तो है उसका को। ठीक है, एक मोल का ही वेट होगा, तो एक मोल का वेट क्या है, 28 ग्राम है। चलो नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज, आपको वाटर के 1 लीटर में बताना है कि वाटर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसकी डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। भाई देखो, 1 लीटर वाटर की, 1 लीटर वाटर का मास कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, डेंसिटी में पुट करोगे तो वहां से आ जाएगा। डेंसिटी एक ही तो होती है, 1 ग्राम पर ml, यानी कि वॉल्यूम अगर ग्राम में, सॉरी, वॉल्यूम अगर ml में रखोगे तो मास आपका ग्राम में आएगा। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1000 ml दे रखा है, तो मास आपका कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ये कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो 1000 अपॉन में 18, तो ये क्या हो जाएगा, 55.55, ये इतने मोल्स हैं। अब आपको इतने मोल्स में क्या बताने हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो एक मोल में तो आपको पता ही होता है एन, तो इतने मोल्स में क्या हो जाएंगे, 55.5 इंटू एन,
1 मोल का जब पता है तो 10 मोल का निकाल लो, 20 मोल का निकालो, जितनी भी मर्जी क्वांटिटी का निकाल सकते हो। अगर एक क्वांटिटी का पता है तो आप जितनी मर्जी क्वांटिटी का निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो 1 मोल में एन होते हैं तो 55.5 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखो जरा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml वाटर, वाटर के 18 ml। अब डेंसिटी आपकी क्या है? 1 ग्राम पर ml है। तो डेंसिटी आपकी 1 है तो मास और वॉल्यूम दोनों सेम होंगे, और वॉल्यूम 18 ml दे रखा है तो मास क्या होगा? 18 ग्राम होगा। ठीक है, मास क्या होगा? मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। और 18 ग्राम जो है वाटर का मोलर मास ही होता है, ये तो मोलर मास है, मोलर मास है। ठीक है, जो कि 1 मोल का मास होता है। इसका मास होता है 1 मोल का मास होता है। बात समझ आ रही है? अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो वाटर, देखो क्या, ये रहा आपका वाटर। पहले एक मॉलिक्यूल में देखो कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन में 2 हो गए, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हम एक मॉलिक्यूल ये तो बात ही नहीं करते हैं, मोल्स लगा दो, आप मोल में डील करते हैं ना। तो अगर आप 1 मोल वाटर लोगे तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 10 इंटू एन ए, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मोल में। और एक मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम। मतलब 18 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 24, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 24, तो बी ऑप्शन सही है मेरा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मेटल का क्लोराइड है। अब मुझे नहीं पता मेटल कैसा है, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 ही होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके सब्सक्रिप्ट में 1 होगा, लेकिन मेटल की वैलेंसी क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं एक्स ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? Cl एक्स, ये हो गया। तो इस तरह का एक मेटल क्लोराइड है, इसके अंदर क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है, 65.5 परसेंटेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका मेटल क्लोराइड का मास 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम के अंदर क्लोरीन कितना है? 65.5 ग्राम प्रेजेंट है। आगे क्या कहता है? 100 ml ऑफ द वेपर ऑफ द मेटल क्लोराइड। अगर आप मेटल क्लोराइड का 100 ml लेते हो एसटीपी पर तो उसका वजन कितना होता है? 0.74 ग्राम होता है। अब एसटीपी कंडीशन दे दी है, अगर मैंने 22.4 लीटर्स का मास निकाल लिया तो वो मास क्या होगा? मोलर मास होगा। मेटल क्लोराइड का वो मोलर मास हो जाएगा। निकाल लेते हैं फटाफट। देखो जरा, तो 100 ml का वेट आपको एसटीपी पर दे रखा है, 0.72 ग्राम दे रखा है। और मैंने आपको बताया था जब एसटीपी दे रखा है तो आप 22.4 लीटर्स यूज कर सकते हो। तो 22.4 लीटर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट आता है वो क्या होता है? आपका मोलर मास होता है। ठीक है, तो मेटल क्लोराइड का मोलर मास आ जाएगा। 1 ml के लिए बता दो मास क्या हो जाएगा? 1 ml के लिए 0.72 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 22.4 लीटर्स है, उसको एमएल में चेंज कर लेना, तो उसके लिए मास निकालो अब। तो ये हो जाएगा 22400 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। ठीक है, ग्राम में आएगा। अब मल्टीप्लाई करो जरा इसे, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.72 इंटू 224, तो ये कितना आ गया मेरा? एक बार फिर से देख लो, 0.72, क्या आ रहा है? 161.28 ग्राम। समझ गए? तो ये क्या हो गया? मेटल क्लोराइड का मोलर मास हो गया, मेटल क्लोराइड का मोलर मास है। अब मोलर मास हमें पता लग गया है। ठीक है ना? अब देखते हैं कि इतने मास में क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, इतने मास में क्लोरीन कितना प्रेजेंट है इस मोलर मास में। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? तो हमें पता लग जाएगा कि इस फॉर्मूले के अंदर क्लोरीन के मास का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना? ये जो फॉर्मूला है भाई, देखो ये मेटल क्लोराइड, इस मेटल क्लोराइड का मोलर मास आ गया, मतलब इस मोलर मास के अंदर क्लोरीन के मास का कितना कंट्रीब्यूशन है, उससे फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो एटोमिसिटी है इसकी। ठीक है ना? ये निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू। तो 100 ग्राम
100 ग्राम में क्लोरीन कितना है? 65.5 ग्राम है, तो 1 ग्राम में निकाल लो। तो 65.5 डिवाइडेड बाय 100, तो इतने ग्राम में बताओ कितना होगा? तो 65.5 अपॉन में 100 इंटू 161.28 है। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 65.5 है, तो ये आ गया मेरा कितना? 10563.84 इंटू 10⁻⁻²। ऊपर ये जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल इधर ले आता हूँ, 1 2 3 4, 4 पे ले आता हूँ, तो 1.05 है, ठीक है, 63, 4 हुआ है तो 10⁻⁴, और -2 है तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? तो इसका मतलब है कि क्लोरीन आपका कितना प्रेजेंट होगा? इतना ग्राम प्रेजेंट है। मतलब इस मोलर मास के अंदर क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है? इतना है। ठीक है, इतना है। चलो ठीक है, ये हमें पता लग गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? क्या मतलब? इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी तो हमें पता चलेगा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। करते हैं भाई जरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि इस कंपाउंड के मोलर मास में क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये बताओ। ये कैसे निकालोगे? यहां पे देखो जरा कितना कंट्रीब्यूशन होगा, एक का 35.5 और है कितने? एक्स। ठीक है, इसको हम ये छोटा चेंज कर लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं, ये स्मॉल एक्स ले लेता हूँ, इंटू स्मॉल एक्स है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के मेटल क्लोराइड के मोलर मास में क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इतना होगा, और वो मैंने निकाल रखा है यहाँ पर। तो ये इसके बराबर कर दो, 35.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.0563 इंटू 10⁻²। तो x निकाल लो, 1.0563 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 35.5 है। अब इसे डिवाइड करो जरा, तो डिवाइड अगर करता हूँ, डिवाइडेड बाय 35.5 है, तो ये आ जाता है मेरा कितना? 1 मिनट, 1.0563 डिवाइडेड बाय 35.5 है, तो ये आ रहा है मेरा 0.029 इंटू 10⁻²। तो डेसिमल देखो मैं यहाँ शिफ्ट कर देता 2 पे, तो 2.9, तो ये हट गया, मतलब अप्रोक्स जो है वो 3 के आ रहा है, 3 के करीब आ रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MCl3, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? MCl3। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबको समझ में आ गया है ना? नोट कर लो फटाफट जल्दी से। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे वो मेटल का एटॉमिक वेट भी पूछ सकता है। अगर मेटल का एटॉमिक वेट पूछ रहा है, अगर मेटल का एटॉमिक वेट पूछ रहा है, तो बताओ कैसे निकालोगे? अब ये जो एक्स की वैल्यू निकली है, ये जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो इसका मतलब है कि मेटल के ऊपर चार्ज क्या है? उसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया है। ठीक है ना भाई, मेटल के ऊपर अगर +3 होगा और क्लोरीन के ऊपर तो -1 है, तो फॉर्मूला बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी तो आएगा। तो मेटल की वैलेंसी क्या है? 3 है। मेटल की वैलेंसी क्या है? 3 है, ये है। ठीक है ना? तो वैलेंसी भी आपसे पूछ सकता है, वैलेंसी भी आपसे पूछ सकता है, तो वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी मेटल की? 3 हो जाएगी, यानी कि उसका एन फैक्टर जो होगा 3 होगा। क्लोरीन का तो एन फैक्टर क्या है? वो तो 1 ही है, लेकिन इसका एन फैक्टर क्या है? 3 है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका एटॉमिक मास अगर पूछ रहा हो तो एटॉमिक मास, अब देखो इस मेटल क्लोराइड का मोलर मास तो हमने निकाल दिया है ना? तो एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं, निकाल लो जरा। तो 161.28 इज इक्वल टू मोलर मास क्या हो जाएगा? अब इसका एटॉमिक मास मुझे नहीं मालूम क्या है, ठीक है ना? तो मान लो एक्स है, ठीक है, मान लो एक्स है प्लस है। अब ये वाली एक्स की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये 3 हो गया, तो इसलिए मैंने ये एक्स ले लिया, इसका एटॉमिक मास है। तो ये 3 इंटू 35.5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 161.28 माइनस में इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15 और एक 16, एक 9 और 10,
तो अब इसे माइनस करो, तो 161.28 है माइनस 106.5 है, तो ये आ जा रहा है 54। ठीक है ना, 54.78 है। आप समझ रहे हो, ये आ रहा है इसका। तो इसका एटॉमिक मास क्या है, 54.78 है, ऐसा कुछ है। तो कुछ भी पूछ सकता है। मैंने क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा था, मैंने आपसे दो चीज और पूछ ली, बताओ कि मेटल की वैलेंसी क्या होगी। तो मेटल की वैलेंसी इस एक्स से ही पता लगेगा, जो क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो एक्चुअल में मेटल की ही वैलेंसी है। ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें हमने क्या किया, मेटल का एटॉमिक वेट भी निकाल लिया। मेटल का एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हैं। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले में मैंने टिक मार दिया था। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द क्लोराइड ऑफ ए मेटल। सेम चीज वही है, मेटल क्लोराइड दे रखा है, इसमें क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, 71%। 71% आपका प्रेजेंट है। मतलब अगर आपका मेटल क्लोराइड का वेट कितना होगा, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में क्लोरीन कितना होगा, 71 होगा। ठीक है। एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज ए, मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो वेपर डेंसिटी से हम मेटल क्लोराइड का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में 2। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, तो 50 × 2, तो कितना आ गया, 100 ग्राम। तो इस मेटल क्लोराइड की, जो भी मेटल क्लोराइड है उसका मोलर मास क्या आ रहा है हमारा, 100 ग्राम आ रहा है। अब 100 ग्राम में क्लोरीन कितना, 71 ग्राम है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ठीक है ना, 71 ग्राम है। और ये इसका मोलर मास है, मतलब उस इस मोलर मास में, मेटल क्लोराइड के मोलर मास में, मेटल क्लोराइड के मोलर मास में क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है, 71 है। ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, MCl, MCl वही, फिर से वही एक्स है। ठीक है। तो इस मेटल क्लोराइड के अंदर, इस मेटल क्लोराइड का मोलर मास कितना, 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम में क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है, 71। तो एक का देखो जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक का कितना है, 35.5 है, और है कितने एटम्स, कितने हैं, एक्स इज इक्वल टू 71। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये MCl2 है। ये क्या आपका MCl2 है। लेकिन उसने ये तो पूछा ही नहीं है, उसने तो क्या पूछा, एटॉमिक वेट बताओ। क्या बोल रहा है वो, एटॉमिक वेट बताओ, क्या एटॉमिक वेट होगा। ठीक है ना, उसका एटॉमिक वेट वो बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। मोलर मास कितना है, 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में आपका क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन कितना है, 71 ग्राम है। तो बताओ मेटल के मास का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 100 में से 71 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये तो ऐसे ही आ गया, 29 आंसर हो गया, खत्म। ठीक है ना, लेकिन इसने फॉर्मूला नहीं पूछा है, यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा वो भी हमने निकाल लिया है। एटॉमिक मास तो वैसे ही आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं एटॉमिक मास, क्योंकि मोलर मास आप कैसे निकालते हो, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स है सबके एटॉमिक मास को ऐड करते हो। तो अगर आपको मेटल क्लोराइड के अंदर, ठीक है, उसके मोलर मास में क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन पता है, उसके मोलर मास में क्लोरीन के मास का कंट्रीब्यूशन पता है, तो मेटल के मास का कंट्रीब्यूशन निकाल लो। समझ रहे हो, तो वो क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। और यहाँ पे मेटल एक ही है, यहाँ पे क्या मेटल एक ही है, तो वो एटॉमिक मास ही तो होगा। अगर मेटल यहाँ पे अगर ज्यादा होता तो फिर आपको दूसरे तरीके से करना पड़ता, फिर मतलब फिर वहां पर एक के लिए करना पड़ता, एटॉमिक मास एक के लिए होगा। ठीक है ना, तो जितना भी नंबर प्रेजेंट होता फिर उससे डिवाइड करते तो एक के लिए आता, इस तरीके से। नोट कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, 11.2 लीटर्स ऑफ ए गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन वेज है। भाई ये तो एसटीपी की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, एसटीपी की है। तो एसटीपी पर आपको 11.2 लीटर्स का वेट दे रखा है, 11.2 लीटर्स का वेट दे रखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 11.2 लीटर्स का वेट कितना है, 14 ग्राम है, तो 1 लीटर का बता दो कितना हो जाएगा, 14 अपॉन में 11.2। अगर मैं 22.4 लीटर्स का निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, उस गैस का मोलर मास हो जाएगा, निकाल लो।
तो 14 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 11.2, इसे काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 28 आ गया। कितना आ गया? 28 है। अब बताओ कि द गैस वुड नॉट बी, भाई कौन सी गैस नहीं होगी? इसका मोलर मास क्या है? 12 प्लस में 16, 28। ठीक है, 28 तो भाई सेम आ रहा है, ये तो गैस है। ठीक है, ये भी 28 है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 24 और 4 28, इसका भी 28 है। लेकिन इसका यहाँ पर 28 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है। तो N2O गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या आपका, यहाँ पर ये गैस नहीं है जिसका मोलर मास 28 है, बाकी सबका तो मोलर मास क्या 28 दे रखा है। सबको सुना गया? अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? 5.6 लीटर्स ऑफ ए गैस एट एसटीपी वेज 8 ग्राम दे रखा है। 5.6 लीटर का वेट कितना दे रखा है? 8 ग्राम। 1 लीटर का निकाल लो, 8 अपॉन में 5.6 है। अगर मैं 22.8 लीटर्स का निकाल लेता हूं तो फिर वो मोलर मास होगा उस गैस का, तो इससे काटूंगा। एक क्या होगा? 4 से कट जाएगा, है ना, 4 से। तो कितना आ गया मेरा? 32 आ गया। 32 ग्राम मोलर मास होगा उस गैस का। तो आगे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल बी सेटिस्फाइज द अबव कंडीशन है। देख लो कौन सा गैस, कौन सी गैस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका तो 16 ग्राम होता है, इसका आपका कितना होता है? 32 ग्राम होता है। ठीक है, तो 32 ग्राम 32 ग्राम, भाई यही गैस है, बी गैस है। तभी देख लेते हैं जरा, तो ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 16 मतलब 28 है, तो ये नहीं है। और इसका कितना होता है? 44, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। समझ की बात है? चलो फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। 2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, वो करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। वन एटम ऑफ एन एलिमेंट है वेज है, एक एटम का वेट दे रखा है हमें, मास ऑफ वन एटम कितना है? 3.32 इंटू 10⁻⁻23। हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, भाई ग्राम एटम पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, अगर कहीं 1 ग्राम एटम लिख दिया, 1 ग्राम एटम लिख दिया, तो ये क्या होता है? 1 मोल होता है। ये क्या होता है? 1 मोल। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन है, ये क्या होता है? हमेशा 1 मोल होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई हाउ मैनी मोल्स, क्या होता है? क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी मोल्स, ये सिंपल हाउ मैनी मोल्स पूछ रहा है। आर इज इन 20 kg ऑफ द एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट के 20 kg में, 20 kg मतलब 20,000 ग्राम में, बताओ कितने मोल्स होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। अब मैंने आपको एक एटम के मास का फॉर्मूला बता रखा है, वो क्या होता है? ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। ठीक है, इससे काटूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये कटेगा तो यहाँ पे 10⁻⁻1, समझ गए? और ये इधर जाएगा अपॉन में, तो ए की वैल्यू कितना है कि 20, और ए क्या होता है? मेरा मास नंबर। ए क्या होता है? मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास है मेरा। क्या है ये? मास नंबर, एटॉमिक मास है। समझ गए? एटॉमिक मास आ गया मेरा। और ये हमेशा किसका मास होता है? 1 मोल का मास होता है, मास ऑफ 1 मोल। जैसे अगर मैं 20 ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है ना, 20 ग्राम लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट। मास ऑफ मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मतलब मोलर मास है। अगर इसी नंबर को मैं ग्राम में लिख दूं तो ये मोलर मास हो जाएगा, 1 मोल का मास है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ये हो गया, 1 मोल का मास है। समझ गए? तो बताओ 20 kg में कितना होगा? भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स।
एन की वैल्यू गिवन मास 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, 20 से 20 कैंसल, आ गया 1000। 1000 मोल्स होंगे, कितने होंगे? 1000 मोल्स। तो डी ऑप्शन सही है, नोट कर लो फटाफट। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो जरा लास्ट क्या कहता है। मतलब कैल्शियम 40 है, जिसके 3.01 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, एटम्स है ये, आर रिमूव्ड। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम 40 में से। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, मुझे क्या होता है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लेफ्ट है, मतलब ग्राम एटम्स क्या, मोल्स ही तो पूछ रहा है, कितने मोल्स बचेंगे उसके। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी मोल्स निकाल लेते हैं पहले लोगों, इधर भी मोल्स निकाल लेते, 3.01 इंटू 10 की पावर 22 ये। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो 6.02, इतना ही ले लेता हूँ बस, इंटू 10 की पावर 23। तो इससे काटूंगा तो ये 10 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, 2 आ गया। तो ये कितना हो गया आपका 0.05। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 0.05 है। तो यहाँ से इतने मोल्स हो गए। 10 ग्राम के लिए मोल्स निकाल लेते हैं एक बार, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 40, इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.25 है। ठीक है, तो इतने मोल्स थे, इतने मोल्स में से इतने मोल्स निकाल दिए, तो बचे हुए मोल्स बताओ, सिंपल है, कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ए आंसर आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। समझ आ गई बात है? ठीक है ना, तो ये थे आपके मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ वैसे अलग टाइप के भी क्वेश्चंस करे थे, लास्ट वीडियो में बताया था। आज कुछ दो तीन तीन क्वेश्चंस मैंने उठाए थे और फिर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो मोल कंसेप्ट मेरी तरफ से पूरा क्लियर है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। उससे पहले आपको सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी चीज़ें बताएंगे, मतलब वो करवानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो उसके अंदर फिर हम पहले तो देखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है ना, वैसे तो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन ही होता है जिसमें टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें कर लेंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर जो परसेंटेज है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो 2 तरह की परसेंटेज आती है, परसेंटेज ऑफ वेट एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे सारी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मतलब मास परसेंटेज भी निकालेंगे, पीपीएम हो गया, ये सारी चीज़ें। तो कंसंट्रेशन टर्म्स काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, तो अच्छा है, मज़ा आएगा उसमें। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टाटा।